हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एएलपी में पूछे गए साइंस के सभी प्रश्न का एनालिसिस करेंगे, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में टीसीएस के पैटर्नों को पकड़ सकें और आगामी परीक्षाओं का तैयारी कर सकें। तो चलिए आज हम लोग एएलपी के 26/11/2024 में प्रथम शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न देखेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से टीसीएस अपना पैटर्न को मतलब क्वेश्चन को उठा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 8 ग्राम पानी के अपघटन के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर इसका सही है या गलत है। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का OH का सही अनुपात पूछ रहा है पानी के अपघटन के बाद। तो पानी का फॉर्मूला होता है दोस्तों H2O, अर्थात हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर पानी का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसका भार 2 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का यहाँ 16 ग्राम और हाइड्रोजन का 2 ग्राम है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, 16:2 होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किस प्रकार की अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें दोस्तों अभिकारकों का आदान प्रदान जिस अभिक्रिया में होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये एकदम हूबहू क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा लिया गया है। इसका मैं प्रूफ भी दूंगा और देखिए कहाँ से कैसे टीसीएस क्वेश्चन उठाता है, हम आपको ये सब का प्रूफ दूंगा। इसका प्रूफ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिए हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो एकदम हूबहू दोस्तों ये एनसीईआरटी का एक लाइन उठा लिया है बीच थ्योरी से। तो इसका आंसर द्विविस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल सही है। इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोरोक्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्लोरोक्षार प्रक्रिया का प्रयोग NaOH + Cl2 का किया जाता है। इसमें जब सोडियम क्लोराइड के विलयन को जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराया जाता है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है। यही जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को क्लोरोक्षार प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका भी ये देखिए एनसीईआरटी में इसका एकदम हूबहू दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, दोस्तों यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए NaCl और के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस में टूट रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली
किसी वस्तु के उत्तल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन 0.2 है तो यह प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं। यह एक दर्पण से उठाया गया क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आवर्धन अर्थात m बराबर v/u होता है। v मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और u वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें वस्तु की ऊंचाई निकालनी है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। तो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई v होती है और वस्तु की ऊंचाई u होती है। तो वस्तु की ऊंचाई हमें दिया हुआ है 5 और वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है और यहाँ पे आवर्धन दिया हुआ है 0.2। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 1.0 अर्थात इसका आंसर बिल्कुल सही है, 1 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि करता है। तो ये एक टेक्निक क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सोचने वाली चीज़ है कि वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। अच्छा, यहाँ नहीं करता है दोस्तों। तो नहीं करता है मतलब कि देखिए दोस्तों, अगर किसी वायुमंडल में अगर आर्द्रता की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। मतलब किसी भी पानी का वाष्प या किसी भी क्षेत्र का वाष्प अधिक ज़्यादा बनने लगेगा। दूसरा ऑप्शन हमारा दोस्त है पृष्ठ के क्षेत्र में वृद्धि। पृष्ठ के क्षेत्र में वृद्धि का मतलब है कि अगर कोई पानी पहले किसी छोटा सा बर्तन में या भाग में रखा हुआ है, उसको फैला करके एक बड़ा में डाल दिया गया तो क्या छोटा से बड़ा में ज़्यादा वाष्प बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया है। और तीसरा है तापमान में कमी। ये कैसे हो सकता है? तापमान में अगर किसी जगह मतलब तापमान में कमी होने पर वाष्पीकरण का दर नहीं बढ़ेगा। और चौथा है पवन की चाल में वृद्धि। तो पवन की चाल में वृद्धि होने पे आप देखते हैं कि गीला कपड़ा को बिना धूप में भी पसार देते हैं। अगर हवा तेज़ चलती है तो बहुत जल्द या मतलब कपड़ा सूख जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर सही है। तापमान में अगर कमी कर देंगे तो वाष्पीकरण की दर वृद्धि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो श्रेणी क्रम में है कि जैसे R बराबर R श्रेणी क्रम में दोस्तों जब जुड़ता है तो बस इस तरह से मतलब कि श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है। और अगर यही हमें बोलता कि समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए तो 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ इस तरह से दोस्तों निकाला जाता। तो ये हमें श्रेणी क्रम में बोल रहा है दोस्तों। तो श्रेणी क्रम में r बराबर हो जाएगा r1 दो श्रेणी क्रम में जोड़ा r 2 प्रतिरोध बोल रहा है तो r1 + r2 बराबर अर्थात 2r हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर 2r ओम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुण को नहीं दर्शाता है। निलंबन के गुण को नहीं दर्शाता है। निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, निलंबन प्राकृतिक में अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। हाँ दोस्तों, ये भी NCERT से उठाया गया क्वेश्चन है। इसका प्रूफ मैं आगे दूंगा। और निलंबन एक विषमांगी कण है। निलंबन के कण छोटे बड़े होते हैं, कहीं पे कम कहीं पे बेसी होते हैं। ये एक विषमांगी कण है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों निलंबन के कणों को आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये इसको निलंबन के कण को आँखों द्वारा देखा जा सकता है। आप देखते होंगे कि कहीं दीवार में एक छिद्र है, वहाँ से प्रकाश गुजरती है तो फिर वहाँ पे गुजरने वाले प्रकाश में देखिएगा छोटे छोटे कण आपको दिखाई देंगे, तो उसको अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है।
और क्वेश्चन के अनुसार ये सही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भौतिक राशि में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर बोल रहा है दोस्तों। तो वेग परिवर्तन में दर त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर दोस्तों द्रुमाकृतिक अग्रभाग होता है। इसका हूबहू एकदम एनसीईआरटी से उठाया गया दोस्तों। देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय द्वारा नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका कोशिका द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। यह सूचना तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित किया जाता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से एकदम हूबहू क्वेश्चन को उठाया गया है दोस्तों। ये एकदम हूबहू एनसीईआरटी का लाइन उठाया गया है। किसी भी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले दोस्तों मेरा एक सजेशन है कि एनसीईआरटी बढ़िया से एक बार बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? तो अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। ये तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा तक जानता है कि ब्रोमीन एक अधातु है और वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अच्छा, अगर धातु पूछे दोस्तों तो कमेंट में बताइएगा कि धातु कौन सा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका आंसर हम आप लोग से कमेंट में देखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव पौधे तो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं दोस्तों। तो पौधा तो एक कोशिकीय जीव नहीं होगा। और क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। ये तीनों एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। लेकिन पौधा अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसका आंसर पौधा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणों को मोड़ने का कारण बनती है? तो ये दोस्तों हर कोई जानता है कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडल में कोई भी प्रकाश किरण किसी भी छोटे छोटे कण से टकराती है तो वह मुड़ जाती है, जिसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन भी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र होगा। ये भी एनसीईआरटी के एकदम हूबहू उठाया गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको डार्क कर दिया हूँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। ये एकदम हूबहू एनसीईआरटी से उठाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? तो विषाणु एक कोशिकीय जीव है, इसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है। और एक कोशिकीय जीव में कभी भी झिल्ली नहीं पाई जाती है दोस्तों। किसी भी एक कोशिकीय जीव में झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर, अब विषाणु एक कोशिकीय जीव है, इसका आंसर विषाणु होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबक क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा के चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये गलत है दोस्तों। और विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए, ये भी गलत है दोस्तों। इसमें इसका आंसर ना तो एक और ना ही दो, दोनों होगा। दोनों सही नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है तो
और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़ने जाने पर वह वापस उछल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा दोस्तों बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसी कारण होता है। और बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। तो लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन पूछ रहा है दोस्तों। पिंड का विस्थापन मतलब जैसे F हमारा 5 न्यूटन दे दिया है और किया गया कार्य W दे दिया है दोस्तों 5 जूल। तो हमसे विस्थापन पूछ रहा है। विस्थापन निकालने के लिए हमको दोस्तों इसका कार्य का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कार्य W बराबर F होता है दोस्तों। F यहाँ पे 5 न्यूटन दिया है और हमको S निकालना है। यहाँ पे W मतलब कार्य 5 जूल दिया है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से S बराबर 5/5 हो जाएगा और दोनों कट जाएगा, अर्थात S बराबर 1 इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन बोल रहा है दोस्तों। विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन अलग होता है और विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन अलग होता है, या इसका आंसर केचुआ है दोस्तों। और बाकी सब में विखंडन द्वारा होता है। सब विखंडन द्वारा किया जाता है। अमीबा द्विविखंडन द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा होता है, लिस्मेनिया विखंडन द्वारा होता है, लेकिन केचुआ जो है विखंडन अलैंगिक प्रजनन नहीं है। इसका आंसर केचुआ होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन की संयोजकता पूछ रही है दोस्तों। कार्बन की संयोजकता दोस्तों, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और इसकी संयोजकता देखते हैं। संयोजकता निकालने के लिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगी दोस्तों और दूसरा कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। ये तो बच्चा भी जानता है। और इसी के साथ मेरा ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन एनालिसिस में मिलेंगे। बाय बाय।